नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में सर्किट एनालिसिस से संबंधित सभी तैयारियां हम कर चुके हैं, है ना। यानी हमें अब इस लेक्चर से परिपथों का विश्लेषण पढ़ना है, सीधा सीधा, ठीक है। पहले आपको प्रारंभिक तौर पर जो भी तैयारियां आवश्यक थी वो करा दी, है ना। पीपीटी में उसके न्यूमेरिकल वगैरह भी डाल दिए, फिर बाद में भी आगे मैं कराता रहूँगा, है ना। शिखर मान आपको बता दिया, वर्ग माध्य मूल मान आपको बता दिया, औसत मान आपको बताया जा चुका है। ऐसी सभी चीजें मैं आपको पिछले 3 लेक्चर में बता चुका हूं, है ना। तो आज हम प्रारंभ करते हैं परिपथों का विश्लेषण, है ना। परिपथों का विश्लेषण, ठीक है। सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस में ऐसे देखें तो अपने को सभी सर्किट करने, है ना। केवल शुद्ध आर भी करना है, केवल शुद्ध एल भी करना है, केवल शुद्ध सी भी करना है, पेयर भी कर लेंगे, आर एल आर सी भी कर लेंगे और आर एल सी भी कर लेंगे और एल सी भी कर लेंगे, है ना। अब सब सर्किट में क्या है, जो सबसे पहला है वो सबसे कंफर्ट है, इसलिए जो सबसे पहले करा रहे हैं उससे आप बाद का इंप्रेशन मत ले लेना। हाँ, ये जरूर है कि इंडिविजुअल जैसे केवल आर, केवल एल, केवल सी, ये महत्वपूर्ण है ना, इनकी इंपॉर्टेंस है, क्लियर। क्योंकि जब हम पेयर करेंगे तो इंडिविजुअल वाला उस पेयर में अपनी भूमिका निभाएगा, जो भी आपको इंडिविजुअल का ज्ञान है। तो सबसे पहले हम जो परिपथों के विश्लेषण में ले रहे हैं, ये है केवल शुद्ध प्रतिरोध, ठीक है साहब। केवल शुद्ध प्रतिरोध यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध का इस्तेमाल करेंगे तो क्या इंपैक्ट होना है उसकी स्टडी आपको कराई जाएगी, है ना। क्या इंपैक्ट होगा उसका। तो सब ये अपन ने एक ऐसी सर्किट में शुद्ध प्रतिरोध जोड़ दिया, क्लियर। ये शुद्ध प्रतिरोध, आरोपित वोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, है ना। ये शुद्ध प्रतिरोध। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा की दिशा को नहीं दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो अपने को धारा की दिशा नहीं दर्शानी है। अब जो इनिशियल लैंग्वेज बोलूंगा मैं, वो सेट लैंग्वेज है। मतलब मैं एकेडमिक वाले बच्चों को बता रहा हूं, क्योंकि एकेडमिक वाले बच्चों के कोई इसमें से एक सर्किट आएगा, है ना। केवल एल आ सकता है, केवल एल ज्यादा महत्वपूर्ण है, केवल सी भी आ सकता है, वो भी महत्वपूर्ण है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो मैं इनिशियल लैंग्वेज बोलूंगा वो फिक्स है। फिक्स है का मतलब वही बार बार मुझे बोलनी है हर एक में, है ना। तो आप बहुत पेशेंस होके या पैशनेट होके बात को सुनिए। आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण प्रवाहित धारा से किसी क्षण प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VR हो तो किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम कहता है वोल्टता विद्युत वाहक बल के बराबर होती है ना। यहां पे मैं एक बात वापस याद दिला दूं आपको कि हमने आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती वोल्टता को फिक्स कर रखा है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। यानी जो भी बदलाव हम देखेंगे वो धारा में देखेंगे। भाई आपको जैसे प्रतिरोध का इंपैक्ट देखना है, इसीलिए तो आपने चालू किया केवल शुद्ध प्रतिरोध।
तो आपको प्रतिरोध का प्रभाव देखना है, तो आपने वोल्टता तो फिक्स कर रखी है, तो इसका प्रभाव किस में देखने को मिलेगा? इसका प्रभाव सीधे सीधे धारा में ही देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब हम जो कंपोनेंट हैं उनके प्रभाव को धारा में देखेंगे, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण धारा है ना। तो सब पहली लैंग्वेज आप समझ गए, फिक्स रहेगी। आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण प्रवाहित धारा से किसी क्षण प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कैपिटल VR है, तो किरचॉफ के नियम से। ये हमेशा ही आपके सामने बोला जाएगा। तो सब विभव का पतन आरोपित विद्युत वाहक बल के बराबर, यही किरचॉफ का नियम कहता, तो VR बराबर V0 sin ओमेगा टी। अब हमें निकालनी होती है धारा, तो प्रतिरोध में धारा आप निकालेंगे सीधे सीधे ओम के नियम से, क्योंकि हम ये सब चीजें पढ़ के आए हैं। तो हम पढ़ के आए तो हमें पता है कौन से कंपोनेंट में धारा किससे निकलेगी, है ना। तो सब अब हम लिखें जैसे ओम के नियम से, ठीक है सर। अब ओम के नियम से I बराबर VR अपॉन कैपिटल R, सीधा सीधा उसमें कोई दे, VR का मान आप 1 से रख दो, है ना। यानी I बराबर VR का मान रखा आपने V0 अपॉन R साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब सब ये जो अब आप धारा जो निकाल रहे हो, ये धारा की समीकरण आपको कब तक सोल्व करनी है, तो मैं आपको बता दूं, ये समीकरण आप तब तक सोल्व करोगे जब तक कि कांस्टेंट यानी आयाम और कलाकोण का सेपरेशन न हो जावे। अब देखो ये पद कांस्टेंट है, V0 वोल्टता का शिखर मान है, R प्रतिरोध है जो आपने लगा रखा है, कलाकोण सेपरेट आई गया, है ना। अब इसके आगे क्या करोगे? इसके आगे सोल्व नहीं होगा। समीकरण किसकी है? समीकरण है ये धारा की। तो स्वाभाविक है ये किसका शिखर मान होगा? धारा की समीकरण तो धारा का शिखर मान होगा। ये वोल्टता की समीकरण तो ये वोल्टता का शिखर मान है, ये धारा की समीकरण तो ये धारा का शिखर मान होगा। यानी I इज इक्वल टू I0 या V0 अपॉन R को क्या लिख दूं मैं? I0 साइन ओमेगा टी। तो सब वोल्टता से चालू होते हैं आप, और इस प्रकार आप समीकरण 2 में धारा निकाल देंगे। यहां आपने I0 किसकी जगह रखा सब? V0 अपॉन R की जगह, इसलिए R बराबर V0 अपॉन I0। ये लो सब, ये प्रतिरोध का विश्लेषण कंप्लीट है ना। प्रतिरोध में मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट को आप ये मत समझना सब कुछ ऐसा ही होगा, आगे ऐसा नहीं होगा, कठिनता बढ़ती जाएगी थोड़ी थोड़ी। अब सब आपका काम क्या रहेगा? कंपेयर 1 and 2, 1 और 2 को 2 की तुलना करें, 1 और 2 की तुलना से देखें यहां भी कला कितनी है? ओमेगा टी, और यहां भी कला कितनी है? फेज ओमेगा टी। तो स्वाभाविक है कलांतर कितना हुआ? कलांतर कला कोण के अंतर को कहते हैं, तो कलांतर कितना हुआ? 0, और कलांतर 0 है तो इसे क्या कहते हैं? समान कला। तो सब अब आपको लिखना है या देखना है ना। समीकरण 1 व 2 की तुलना से स्पष्ट है कि शुद्ध प्रतिरोध का उपयोग करने पर वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर 0 होता है, अर्थात प्रतिरोध में वोल्टता व धारा दोनों समान कला में चलती हैं,
यानी दोनों साथ साथ चलती हैं। अब ये साथ साथ चलती हैं वो आपको ग्राफ से समझाया जाएगा, है ना। अभी बहुत अच्छा काम है, अभी 3 ग्राफ भी बनाए जाएंगे, ये कि ये चीज आपको ग्राफ से भी दिखाई जाएगी, है ना। तो एसी में काम हल्का फुल्का नहीं है, एसी में हर काम परफेक्ट है कि आपको जो इधर दिखाएंगे वो ग्राफ से भी इसमें। तो जैसे भी मैंने बोला कि अगर शुद्ध प्रतिरोध का उपयोग करें तो वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर 0 होता है, अर्थात शुद्ध प्रतिरोध में वोल्टता व धारा समान कला में रहती है या समान कला में चलती है। क्लियर सब, है ना। तो ये एक रिजल्ट हो गया। एवं अब अगली बात, R बराबर देखा आपने, अपन ने I0 लिखा V0 अपॉन R की जगह, है ना। तो R बराबर V0 अपॉन I0, V0 भी कांस्टेंट, I0 भी कांस्टेंट, V0 का भी आवृत्ति से कोई लेना देना नहीं है, I0 का भी आवृत्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो सब प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। आवृत्ति का मतलब जो यहाँ पर धारा की दिशा लगातार बदल रही है उससे प्रतिरोध को कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि प्रतिरोध का व्यवहार एसी और डीसी दोनों में एक जैसा रहेगा। यही बात आपको मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि आप प्रतिरोध के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, प्रतिरोध के संदर्भ में कुछ नया है ही नहीं, वही है जो आपने धारा विद्युत्की में पढ़ा था। धारा विद्युत्की में भी वोल्टता बढ़ती तो धारा बढ़ती, यहाँ भी यही होगा, दोनों समान कला में। वोल्टता घटती तो धारा घटती है, यहाँ भी यही होगा क्योंकि समान कला है। दूसरी बात, प्रतिरोध को आवृत्ति से कोई लेना देना है ही नहीं। चलो सब, ये तो हो गया गणितीय विश्लेषण। अब ग्राफ है, ग्राफ में सभी में 3 ग्राफ बनने। पहला ग्राफ ये बनेगा सब जावक्रीय तरंग वाला, है ना, जावक्रीय तरंग, है ना, साइनोसुडल वेव वाला पहला ग्राफ बनेगा, है ना। कलर चेंज कर लो, थोड़ा सा फेड टाइप का लग रहा है। अब देखो कई सारी चीजें पहले से अज्यूम करने के फायदे भी हैं, है ना, वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये अब सब स्केल अगर वगैरह हो तो और ज्यादा अच्छा आएगा। ये टी समय ग्राफ आप खींचो V और I के लिए, ठीक है ना। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि वोल्टता का शिखर NAB ओमेगा, धारा का शिखर NAB ओमेगा अपॉन कैपिटल R है, ठीक है साहब। यानी वोल्टता का शिखर ऊंचा होता है, धारा का शिखर नीचा होता है। तो साहब मैं वो भी पेन के अलग कलर से दिखा दूं। ये वोल्टता का शिखर ऊंचा, ये धनात्मक में अधिकतम और ये ऋणात्मक में अधिकतम। वो अधिकतम ही होता है, ऋणात्मक से मतलब नहीं। अब धारा का शिखर देखें, धारा का शिखर नीचे, धन में ये अधिकतम है और ऋण में ये अधिकतम। क्लियर? ये तो सब धारा की बात होगी और वोल्टता की बात होगी। एक आवर्तकाल का ग्राफ खींचें क्योंकि साइन और कोस आवर्ती फलन है, 2 आवर्तकाल का ग्राफ खींचने से कोई मतलब ही नहीं है। ये सब अपन एक समान अंतराल बना लेते हैं, ये इक्वल डिफरेंसेज ले लिए। मुझे तो भाई जिसमें मैं देख पा रहा हूं, मैं बोर्ड के समीप हूं, तो मैं मेरे हिसाब से समान अंतराल दिख रहे हैं मुझे। ये सब T/4, ये T/2, ये 3T/4 और ये कैपिटल T, है ना। बॉर्डर खींच देते हैं सबकी, वोल्टता की, वोल्टता इससे बाहर नहीं निकलेगी सब, है ना। धारा की बॉर्डर भी अलग कलर से खींचते, जब अपने पास अवेलेबल है तो अपन उस अवेलेबिलिटी का यूज करते हैं, है ना। तो अपने पास कलर अवेलेबल है तो ले लेते हैं, है ना। ये सब धारा की
रेंज ये रख दी। अब देखो साहब, पहले वोल्टा को तो फिक्स कर रखा है अपन ने, ये अपन ने पहले ही लेक्चर में कह दिया था कि हम V को फिक्स कर रहे हैं, उसका ग्राफ भी फिक्स है। क्या ग्राफ था साहब, वो मैं आपको दिखा देता हूं, जो वोल्टा का ग्राफ था, है ना। उससे क्या अपने को एक बार जैसे फिक्स कर देते हैं ना अपन, तो उसका ये फायदा होता है अपने को कि अब बार बार अपने को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है ना साहब। तो वोल्टा का ग्राफ ये था, मैं व्हाइट से बना रहा हूं इसको, ये जो अपन ने पहले लेक्चर में ही जब एसी पढ़ने चालू किया था तो बता दिया था। तो साहब वोल्टा की समीकरण ये है और इसका ग्राफ वही होगा जो मैंने आपको अभी बना के दिखलाया, ठीक है साहब। इस समीकरण का ये रहा। अब इसके फिक्स होने को अब समझ गए होंगे आप, हो सकता है शुरू में आप नहीं समझे हो। अब ध्यान रखें कि V का ग्राफ फिक्स है, ये हमेशा ऐसा ही बनाऊंगा मैं, और भी हमेशा यही लिखूंगा। जब यही लिखूंगा तो वही बनाऊंगा। रही बात धारा की, अब जो अपने पास परिणाम आया वो परिणाम कहता है कि वोल्टा और धारा दोनों किसमें, समान कला में। तो देखो साहब, बस शिखर धारा का नीचे होगा, है शिखर नीचे होगा, बाकी समान कला में। है ना, देख लो सर, जब वोल्टा अधिकतम होती है उस समय आप लाल पेन वाली, मैं लिख भी देता हूं, ये तो वोल्टा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और ये धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अब आप देखो, व्हाइट पेन से वोल्टा दिखा रखी है, वोल्टा अधिकतम तो धारा भी अधिकतम, शिखर भी लिख देता हूं, तो अब अपने को हर चीज बिल्कुल तरीके से समझ में आए। ये देखो धारा का शिखर, और अगर दूसरा दिखाऊं आपको तो ये देखो आप वोल्टा का शिखर, वही एक ही जगह दिखा दिया मैं, धारा का और वोल्टा का शिखर। तो धारा अधिकतम या वोल्टा अधिकतम तो धारा भी अधिकतम, फिर वोल्टा जीरो तो धारा भी जीरो, फिर वोल्टा माइनस में अधिकतम तो धारा भी माइनस में अधिकतम, फिर वोल्टा जीरो तो धारा भी जीरो। इसी को कहते हैं समान कला। अब यही तो डीसी में भी होता था। डीसी में आपने पढ़ा है V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो आप वहां भी तो यही कहते थे कि धारा बढ़ेगी तो वोल्टा बढ़ेगी और धारा घटेगी तो वोल्टा घटेगी। ये बात आपने डीसी में भी कही थी। तो इसीलिए मैंने कहा कि एसी और डीसी में प्रतिरोध का व्यवहार एक जैसा है। आपके सामने क्लियर। ये सब एक ग्राफ ज्यावक्री सभी में बनना है ना। ये विश्लेषण, फिर तीन ग्राफ में से एक बना दे। अब आ जाइए सब दूसरे ग्राफ की बात करें, है ना। दूसरे ग्राफ की बात में अब ये फेजर ग्राफ होता है, यानी वोल्टा व यार ये क्या हो रहा है, गड़बड़ कर रहा है तो बहुत ज्यादा, है ना। वोल्टा व धारा के मध्य। अब इसमें वैसे तो क्या है, दो वृत्त बनाओ, एक I0 त्रिज्या वाला, एक V0 त्रिज्या वाला सकेंद्रीय वृत्त बनेगा। फिर वृत्त में एक ग्राफ बनाओ। तो मैं वृत्त तो नहीं बना रहा, या एक बार बना देता हूं, है ना। चलो एक बार वृत्त बना तो फिर आगे नहीं बनाऊंगा, है ना। तो ये ऐसे कहता है, ये दो वृत्त बनाओ। अब देखो ये वृत्त बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ये तो धारा का शिखर छोटा है तो धारा वाला बना दिया। अब एक वोल्टा वाला, आइंदा से नहीं बनाऊंगा सब, मैंने बस एक बार बना के दिखाता हूं। मैं सिंपल जैसे आपको बताऊंगा लाइनों से ही काम कर दूंगा ना। ये सब केंद्र है,
है ना, ये वर्टिकल एक्सिस, वो हॉरिजेंटल एक्सिस। ये सब ये व्रत बनाने में मैंने आपको बता दिया, मैं अगली बार व्रत से नहीं बनाऊंगा, है ना, ये बस इस बार ही बना रहा हूँ, अगली बार बिना व्रत के बना दूंगा, है ना भाई, एक बार आपको दिखा दूं। ये इससे दिखाना होता है कि कहीं आप देखें तो आपको ये नहीं लगे कि साहब हमारे नोट्स में कोई गलती हो रही है। नोट्स में कोई गलती नहीं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, इसको यहां लिख देता हूं, है ना, वाई एक्सिस, डबल ट्रिपल, है ना, इसको यहां मिटा दूं, इसको मिटा दूं, चल, ये कैपिटल वाई। अब आप तो मेरी बात को ध्यान से समझें। इस ग्राफ को जब खींचें आप, तो इस ग्राफ को ये समझते हुए बनाएंगे आप कि वाई अक्ष पर आपको समीकरण 1 भी मिलनी चाहिए और समीकरण 2 भी। ये जानते हुए आपने ये ग्राफ बनाना है। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि साहब आपको वाई अक्ष पर समीकरण 1 भी मिलनी चाहिए और वाई अक्ष पर समीकरण 2 भी मिलनी चाहिए। अब देखो सब, ये मैंने वोल्टा का शिखर दिखा दिया। वोल्टा का शिखर धारा के शिखर से बड़ा होगा, इसने बड़ा वाला गोला वोल्टा के लिए, ठीक है साहब, ये वोल्टा का शिखर दिखा दिया, है ना। अब इसके बाद आपको वाई अक्ष पर क्या मिलनी चाहिए, ये समीकरण मिलनी चाहिए। अब देखो, ये एंगल लिया मैंने ओमेगा टी, ध्यान से समझना आप, है ना। तो V0 का x दिशा में घटक तो क्या होगा, मैं दिखा देता हूं, V0 cos ओमेगा टी, और y दिशा में घटक क्या होगा, देखो मैं दिखा देता हूं एक बार। तो ये घटक क्या होगा, V0 साइन ओमेगा टी। अब देखो आप, ऑटोमेटिक समीकरण आ गई सब आपकी, है ना, ऑटोमेटिक ये समीकरण आ चुकी है आपकी वाई अक्ष पर। बस यही मैं कह रहा था कि आपको इस तरह से काम करना है कि वाई अक्ष पर समीकरण 1 भी आ जाए और वाई अक्ष पर समीकरण 2 भी आ जाए। तो ये तो सब हो गया क्लियर, V0 आप समझ गए। अब धारा को, है ना, तो अब धारा को लीजिए, बार बार पेन चेंज करना पड़ रहा है इसमें। दो धारा का शिखर नीचे है, धारा की समीकरण भी तो वही है, सेम। ये देखो, ये I0, वाई अक्ष पर इसका घटक लेके देखें आप, एक्स अक्ष पर तो कोस आता, वाई अक्ष पर क्या आएगा, I0 साइन ओमेगा टी। आगे सब ये आ गया। तो सब ये जब ग्राफ बनाया आप वोल्टा व धारा के मध्य, तो आप इस ग्राफ में ध्यान रखें वाई अक्ष पर आपको समीकरण 1 भी लानी है और 2 भी लानी है। बस ये व्रत में मैं आगे से नहीं बनाऊंगा, बस आगे से तो एक्सिस एक्सिस दिखा दूंगा। अब देखो यहाँ साफ दिख रहा है वोल्टा और धारा दोनों साथ साथ चल रही है। देखो ये जिधर वोल्टा है उधर ही दिशा में धारा है। अगर यूं देखें, इधर अलग से निकाल के दिखाऊं तो ये वोल्टा और ये धारा, है ना, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, मतलब इनके बीच कलांतर 0 है। इसलिए जब प्रतिरोध को लिखते हैं तो लिखने का तरीका ये है, R बराबर V0 अपॉन I0 तथा कलांतर कितना 0। तो ऐसे कंप्लीट लिखना पड़ता है। यानी कंप्लीट लिखने में एक फायदा ये होता है कि आपको प्रतिरोध तो ठीक है पता पड़ ही रहा है, V0 अपॉन I0, लेकिन साथ में आपको ये भी पता पड़ रहा है कि साहब उनके बीच में कलांतर कितना है ना। तो कलांतर सहित लिखते हैं। चलो सब, है ना। अब आ जाइए, एक और ग्राफ है ना। ये तीसरा ग्राफ मिसलेनियस टाइप का होगा। मिसलेनियस का मतलब तीसरा ग्राफ सब में फिक्स हो ये जरूरी नहीं, है ना। तो सब तीसरा ग्राफ, ये ग्राफ होता है सब आवृत्ति व प्रतिरोध। अब अलग अलग जगह अलग अलग का खींचेगा, है ना। तो ये ग्राफ है आवृत्ति व प्रतिरोध
के मध्य, है ना, क्लियर। ये सब रेजिस्टेंस और ये फ्रीक्वेंसी। अब अपन जानते हैं प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं, कहीं भी निर्भरता नहीं है, अपन ने पूरा विश्लेषण ही कंप्लीट कर लिया। तो आवृत्ति बढ़े या घटे, प्रतिरोध पर उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, यानी आर कांस्टेंट विद फ्रीक्वेंसी, उसको फ्रीक्वेंसी से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। तो सब इसीलिए एसी और डीसी में प्रतिरोध का व्यवहार समान है, क्योंकि आवृत्ति से अफेक्टेड नहीं है। तो ये सब तीसरा ग्राफ। तो इस तरह से सभी में ग्राफ खींचेंगे, आप समझ गए होंगे। तो सब ये केवल शुद्ध प्रतिरोध का विश्लेषण हो गया, 3 ग्राफ, बाकी सब है ना। अब आ जाइए सब दूसरा परिपथ ले लो। अब परिपथ नंबर 2 एक कंप्लीट हो गया। केवल शुद्ध प्रेरकत्व यानी कुंडली, एक एक इंडिविजुअल का पूरा कैरेक्टर समझा रहे हैं आपको ना, एक एक इंडिविजुअल का, हर इंडिविजुअल का देख। अब अपने को केवल शुद्ध कुंडली की बात करनी है। तो पहले तो वही छोटा सा अब सर्किट बना दो, ये कोइल बना दी, इसका स्वप्रेरकत्व लिख दिया L, ये सब आरोपित वोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, क्लियर। वो की वही लैंग्वेज जो मैंने अभी आपको बता दी, केवल शुद्ध प्रतिरोध वाले में उसी तरह से बोलना पड़ेगा, सेम शब्द विषय के वैसे। आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण प्रवाहित धारा कैपिटल I से या प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा से किसी क्षण कुंडली के सिरों पर वोल्टता VL हो तो किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से VL बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि समीकरण 1 फिक्स रहेगी, है ना, शुरुआती लैंग्वेज फिक्स रहेगी, चाहे आप आगे भी सुनना मेरे मुंह से, वही बोलूंगा मैं। आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण प्रवाहित धारा से किसी क्षण स्मॉल टी पर कुंडली के सिरों पर विभवांतर VL हो तो किरचॉफ के नियम से विभव का पतन सदैव किसके बराबर होता है, V बराबर V0 या विद्युत वाहक बल के बराबर, यही किरचॉफ का नियम, सिंपल। अब सब मैंने आपको कहा कि आप एक चीज फिक्स कर सकते हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे इलेक्ट्रिक हो। दूसरी चीज आपके हाथ में नहीं है, दूसरा आप फिक्स नहीं करोगे, दूसरा तो आपको धारा में दिख जाएगा इम्पैक्ट, तो धारा अब आपको निकालनी है। लेकिन बात यह है कि धारा हर्बर ओम के नियम से थोड़ी निकलेगी। अब धारा निकलेगी तो किससे निकलेगी, अब फैराडे के नियम से निकलेगी, क्योंकि कुंडली के बारे में जो भी कमेंट्स हैं या कुंडली के बारे में जो भी टिप्पणी करने वाले हैं वो फैराडे हैं, है ना। तो कहने का मतलब अब धारा किससे निकालें, फैराडे से। धारा में देखेंगे कि कुंडली का क्या इम्पैक्ट आता है ना। तो सब अब धारा निकालने की तैयारी, एक चीज फिक्स है, दूसरी आप फिक्स नहीं कर सकते। तो सब फैराडे के नियम से, है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल यहां पर ठीक है, जितना आपने आरोपित किया उतना ही प्रेरित होगा, L di/dt, है ना। अब क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण लिख रहे हैं, इसलिए माइनस लगाने का तो कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पर। भाई वहां जब अपन पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां तो ये था कि वो आरोपित का विरोध करता है, यहाँ तो अपन प्रेरित वोल्टता का परिमाण जानना चाह रहे हैं। तो प्रेरित वोल्टता का परिमाण कितना, VL है, इससे यहाँ माइनस चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको इसको सोल्व करना है और करंट निकालनी है ना, इससे फैराडे के नियम से। यानी हर कंपोनेंट को समझाने वाले साइंटिस्ट का नाम अलग अलग है, हर कंपोनेंट की एक्सप्लेन करने वाले
साइंटिस्ट भी अलग अलग हैं, हर कंपोनेंट के लिए फॉर्मूले भी अलग हैं, है ना, तभी तो वो कंपोनेंट अलग अलग हैं। तो सब VL बराबर L di dt। अब इस समीकरण को सोल्व करके अपन धारा निकालेंगे, है ना साहब। तो सब यहाँ पे मैं आपको सोल्व कर देता हूँ, फिर मैं चाह रहा हूँ कि इसी बोर्ड पे हो जाए, कहीं आगे बोर्ड बदलना नहीं पड़ जाए। तो सब DI बराबर, है ना, सबको शिफ्ट कर दें, VL अपॉन L इंटू dt। ये सब धारा को एक तरफ रख लिया मैंने, है ना, और बाकी सबको मैंने उस तरफ शिफ्ट कर दिया। ये देखो धारा को एक तरफ रख लिया, बाकी सब शिफ्ट कर दिया। VL का मान x से रख दो, है ना, तो समीकरण x से, ठीक है सर। मैं जगह बचाता हुआ चल रहा हूं। प्रतिरोध का काम ग्राफ 3 तक खत्म हो चुका था, परिपथ 2 से चालू हो चुका, है ना। DI VL की वैल्यू x से रखो, V0 साइन ओमेगा टी, ये L है ना सर, ये V0 अपॉन L इंटू dt, ठीक है सर, है ना। इसको इंटीग्रेट कर दो समाकलन से, अपने को धारा निकालनी है। बस अपना काम यही है कि वोल्टा फिक्स कर सकते हैं, धारा हमारे बस की बात नहीं है, वो तो जो आएगी वो निकाल के अपने को बतानी है ना। तो सब अपन ने वोल्टा फिक्स कर दी, धारा फेराडे का नियम बता देगा, है ना। फिर उसमें इंपैक्ट आ जाएगा सारा। समाकलन करेंगे तो ये I V0 अपॉन L साइन ओमेगा टी का समाकलन माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, है ना। ये समाकलन हो गया, और प्लस समाकलन नियतांक C। स्वाभाविक है कि यहां पर लिमिट नहीं है, तो अनिश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन है, तो समाकलन नियतांक C लगा दिया, है ना। अब सब एक चक्र में, है ना, एक चक्र में धारा का औसत 0 होता है, वो एक चक्र में कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का औसत भी 0 होता है। इसलिए समाकलन नियतांक C बराबर क्या आएगा, जब एक चक्र में धारा का औसत 0, साइन कोस ओमेगा टी का औसत 0, तो C बराबर क्या आ गया, 0, है ना। इसलिए यानी अतः I इज इक्वल टू V0 अपॉन L, ओमेगा अंदर से निकाल ले बाहर, ये ओमेगा अंदर से बाहर निकाल लिया, थोड़ा सा उसको जमा के लिख दूं, है ना, ये लो, ठीक है। तो ओमेगा बाहर निकाल लिया, ओमेगा L, ध्यान से देखना। अब अंदर क्या है सब, माइनस कोस ओमेगा टी। अब यहां पे बात को समझना, आपको समीकरण 1 से इसकी तुलना करनी है, क्योंकि आपको कुंडली का इंपैक्ट बताना है, और कुंडली का इंपैक्ट तब तक पता नहीं पड़ेगा जब तक समीकरण 1 से इसकी तुलना नहीं करेंगे। जैसे अपन पिछला कर ही चुके हैं ना, एक सर्किट तो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप इक्वेशन लाओ वो साइन में लाना, क्योंकि हम कलांतर तभी देख सकते हैं जब त्रिकोणमितीय अनुपात समान हो। यानी एक त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है और दूसरा टेन है, तो कलांतर नहीं बता सकते आप। एक त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है, दूसरा कोस है, तो भी कलांतर नहीं बता सकते। कलांतर बताने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का समान होना जरूरी, यानी या तो दोनों कोस हो, या दोनों साइन हो, या दोनों टेन हो। कहने का मतलब दोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात समान होने चाहिए। यहां पर देखें तो या तो दोनों साइन होते या दोनों कोस होते। तो कहने का मतलब इस फॉर्म में आप छोड़ नहीं सकते। भाई मैंने आपसे कहा था पिछले भी इसमें कि इसको तब तक सोल्व करते हैं इस समीकरण को जब तक कि कांस्टेंट आगे गेदर न हो जावे। अब आप कहेंगे कि कांस्टेंट तो गेदर हो गया है ना, जैसे यहाँ हुआ था, तो इसको लिख दो I0। नहीं, अभी उसको साइन में कन्वर्ट करना जरूरी है, नहीं तो फिर मैं कंपैरिजन कैसे करूंगा, एक से कंपैरिजन नहीं कर सकता, कलांतर नहीं बता सकता। तो साहब उसको साइन में कन्वर्ट कर दो, I बराबर V0 ओमेगा L। आगे तो सोल्व हो चुका है, आगे तो सारी चीजें इकट्ठी हो चुकी हैं,
माइनस इसको क्या लिखे साहब, साइन 90 माइनस थीटा यानी ओमेगा टी। माइनस अंदर डाल दें तो V0 अपॉन ओमेगा एल, ये माइनस अंदर गया तो सब क्या हो गया, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये जैसे मैंने साइन को एंटर करवाया तो चिन्ह चेंज हो गया, यानी पाई बाई 2 पीछे चला गया, ओमेगा टी आगे चला गया। अब ये समीकरण यहां पर आकर कलाकोण को सेपरेट कर देती है और आयाम को सेपरेट कर देती है, मतलब इसके आगे भी सोल्व नहीं होगी। तो सब ये जो आपने दिखाया ये किसका आयाम, स्वाभाविक है, धारा की समीकरण तो धारा का आयाम, ये किसकी कला, धारा की कला, है ना। तो सब इसको लिख दो, यानी I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये सब आपकी समीकरण नंबर 2 आ गई। अभी 1 और 2 का कंपैरिजन कर देंगे, पहले बाकी चीजें लिख दें। यहां I0 आपने किसकी जगह लिखा, I0 आपने लिखा V0 अपॉन ओमेगा एल की जगह, V0 अपॉन ओमेगा एल की जगह, है ना। इसलिए V0 अपॉन I0। अब आप बताओ, जब कुंडली लगी हुई हो तो वोल्टा और धारा के अनुपात को प्रतिघात कहते हैं, प्रतिरोध लगाओ तो प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन कुंडली लगी हुई है तो वोल्टा और धारा का अनुपात प्रतिघात कहलाएगा, और प्रतिघात भी कौन सा, प्रेरणिक प्रतिघात। तो इसको क्या कहेंगे अपन, एक्सएल, और एक्सएल बराबर कितना आया, ओमेगा एल। अब सब ये इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में इस बार आने के इसके पूरे 12वीं वाले में इसके चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। अब सब समीकरण 1 व 2 की तुलना करो, है ना। तो अब जैसे वो हर बार सिस्टम एक ही होगा, 1 व 2 की तुलना से स्पष्ट है कि वोल्टा धारा से 90 कला आ गए। उल्टा बोल दो, देखो आप, धारा की कला क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो धारा पीछे होगी, कितनी पीछे होगी धारा, कितनी, 1 मिनट सॉरी, धारा जो है पाई बाई 2 पीछे होगी, दिख रही साहब, दिखा है साहब, पाई बाई 2 का अंतर है। अब धारा पाई बाई 2 पीछे होगी, इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि वोल्टा पाई बाई 2 कला आगे हो गई। बात तो एक ही है ना, बात तो वहीं की वहीं रही। अब आप वो तो खैर आप देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा वोल्टा को रेस्पेक्ट देते हुए बोलूंगा। जैसे मेरे हिसाब से तो आपके हिसाब से धारा पीछे होगी, मैं, आप बोल दो धारा पीछे होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा वोल्टा आगे हो गई, मैं ऐसा बोलूंगा ना, क्लियर। आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो एक चीज को पकड़ के चलना पड़ेगा पूरे, नहीं तो फिर मैं ऐसे तो कभी वोल्टा आगे हो कभी धारा आगे, ऐसे बोलता रहूंगा। आप समझ लो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई आपको साफ दिख रहा है कि धारा पीछे है, कितनी, पाई बाई 2 कला, ठीक है, धारा पाई बाई 2 कला पीछे है। इसकी कला देखो, इसकी कला ओमेगा टी है, उसकी कला ओमेगा टी माइनस, देखो एक की कला ओमेगा टी है, दूसरे की कला ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। दोनों के बीच अगर कलांतर लोगे आप तो कलांतर तो इस सामने आ रहा है, कितने का आ रहा है, ओमेगा टी मतलब माइनस पाई बाई 2 का, है ना। तो ठीक है, धारा पीछे है, तो सब शुद्ध कुंडली, अब अपन ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना से स्पष्ट है कि शुद्ध कुंडली का उपयोग करने पर, शुद्ध कुंडली का उपयोग करने पर प्रत्यावर्ती वोल्टा प्रत्यावर्ती धारा से पाई बटा 2 कला आगे होती है, अग्रगामी होती है। एग्जाम में तो अग्रगामी बोलेगा और शुद्ध हिंदी में अग्रगामी होती है, और आपको मैंने बता ही दिया कि धारा पीछे रह जाती है ना। मैं तो यही बोल रहा हूं कि वोल्टा आगे रहती, कितनी कला आगे रहती है, पाई बटा 2 कला। तथा शुद्ध कुंडली
का उपयोग करने पर, शुद्ध कुंडली का उपयोग करने पर कुंडली के कारण धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध XL बराबर ओमेगा एल, ओमेगा का मतलब 2 FL है ना, ओमेगा का मतलब 2 F। इतना प्रतिरोध किसके कारण? कुंडली के कारण। ओम मात्रक लिख देता हूं बाकायदा, है ना, सॉरी इसके साथ वो भी लिख देता हूं कला कोड भी। एक मिनट, थोड़ा सा इसको, तो यूं कहना चाह रहा था मैं, शुद्ध कुंडली के कारण धारा के मार्ग में अवरोध अर्थात प्रेरणिक प्रतिघात, है ना, प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितना? XL बराबर ओमेगा एल, या कलांतर भी लिख दो, वोल्ट आगे तो प्लस π/2। ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो आप? 2 πFL, वोल्ट आगे तो प्लस π/2 और वोल्ट पीछे तो माइनस। तो सब जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध में लिखना चाहिए, ये जैसे प्रतिरोध में लिखा था ना आपको, ये दिखाता हूं मैं आपको। प्रतिरोध में मैंने आपको लिख के बताया था कि इस तरह से लिखना चाहिए। ये देखो लिखा ना कला कोण, तो प्रतिरोध में तो वोल्ट और धारा समान कला में थी, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं उसमें वोल्टा 90 कला आगे है तो प्लस π/2, ठीक है सर। अब ये ध्यान रखना, कुंडली का प्रतिरोध 2 FL होता है, ये कुंडली के कारण प्रतिरोध है। तो सब ये तो होगी वही बात। अब ग्राफ में हमारे 3 ग्राफ बनेंगे। पहला ग्राफ जा वक्रीय है ना, जा वक्रीय, क्लियर। जा वक्रीय में अपन ने वोल्टा फिक्स कर रखी है, तो सब वोल्टा को अपन ने फिक्स कर रखा है। टी V और I का कॉमन ग्राफ बनाना, V का ग्राफ तो फिक्स है ही सही, इसमें बाउंड्री बना देता हूं वापस, है ना। V का शिखर ऊपर रहेगा, ये V का शिखर ऊपर रहेगा, I का शिखर नीचे रहेगा, I का शिखर नीचे रहेगा, है ना। समय वाइट से लिख देता हूं, ये सब T/4, ये T/2, ये 3T/4 और ये T, ठीक है सर। वोल्टा का अधिकतम मान V0, ये प्लस में और ये माइनस में। धारा का अधिकतम मान प्लस में I0 और माइनस में ये I0, ठीक है सर। अब ग्राफ की सारी तैयारी होगी। वोल्टा का ग्राफ फिक्स है, उसको क्योंकि अपन ने उसकी समीकरण भी फिक्स कर रखी है, तो वोल्टा के ग्राफ में अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है। वही ग्राफ आपको हमेशा एंड तक बना देना है। वो समीकरण एक फिक्स कर ली अपन ने, ये वाली V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन अपन ने फिक्स कर रखी है। तो वोल्टा का ग्राफ तो चेंज होने वाला नहीं। उसका शिखर, ये मिट गया, क्या बात है, ये लो, है ना। वोल्टा का शिखर ऊंचा है, तो सब वोल्टा का ग्राफ तो फिक्स है। अब देखो, मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं। धारा कितनी पीछे सब? धारा 90 कला पीछे है, ओमेगा टी माइनस π/2 है। अब 90 कला पीछे है, तो आप 90 कला पीछे हो तो आप ग्राफ यहां से चालू करेंगे, और 90 कला आगे हो तो ग्राफ ऊपर। इतना सा याद रख लो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, है ना, क्योंकि अब बातें तो इसमें बहुत सारी होती हैं, फिर आप हर बात को भी कहां पकड़ पाओगे। तो ये देखो सब, है ना, एक मिनट, यह शिखर से पार हो गया थोड़ा सा, अभी सारा मिट जाएगा एकदम। चलो नहीं मिटा, ये लो, और हुआ ये लो, है ना, ठीक है ना। तो देखो ये धारा पीछे चल रही है, आप कितने का अंतर चल रहा है? 90 का। ये देखो धारा की समीकरण, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, है ना। तो सब धारा 90 कला पीछे चल रही है, ठीक है ना, साफ दिख रहा है ग्राफ में। जबकि अगर प्रतिरोध का आप ग्राफ देखेंगे तो प्रतिरोध में धारा
और वोल्टता दोनों साथ साथ चल रही है। देखो आप, मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत। ये देखो इसमें दोनों साथ साथ चल रहे हैं, जबकि अभी वाले वर्तमान ग्राफ में देखोगे तो वर्तमान ग्राफ में देख के एकदम आपका दिमाग खराब हो जाएगा। धारा नीचे चल रही, पीछे वोल्टा आगे। तो जब कुंडली लगा दोगे तो कुंडली वोल्टा को आगे ले जाएगी, धारा को पीछे धक्का दे देगी। कुंडली में दोनों साथ साथ नहीं चलते। ये मेरा विश्लेषण नहीं, आपके सामने गणितीय रूप से जो प्राप्त हुआ। क्लियर होगी सब? धारा की समीकरण लिख दी, ये बाकी सब चीजें आपके सामने। ये एक ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ अब मैं वृत्त में नहीं बनाऊंगा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो ग्राफ में वृत्त में नहीं बनाऊंगा, है ना। तो सेकंड ग्राफ, ठीक है, सेकंड वोल्टा व धारा के मध्य, है ना, वोल्टा व धारा के मध्य, है ना सर, ये सेकंड ग्राफ, ठीक है। अब मैं वृत्त में नहीं बना रहा हूं, आपको हाथों हाथ कंपैरिजन भी करवा दूंगा, लेकिन अब वृत्त में नहीं बनाऊंगा मैं। ये x, ये y, मैंने आपसे कह दिया कि इसमें आपको y अक्ष पर दोनों समीकरण मिलनी चाहिए। समीकरण 1 भी मिलनी चाहिए और समीकरण 2 भी मिलनी चाहिए। किस पर? y अक्ष पर। अब सब आपको खुद को अकल होगी से ही थोड़ी बहुत, तो है ना। यानी जैसे मैं v चेंज कर ही नहीं रहा हूं तो v की पोजीशन भी क्यों चेंज करूंगा? क्योंकि भाई v तो मेरे पास थोरोली यही है ना, मैंने फिक्स ही कर दिया ना, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी। तो v की तो कोई चीज ना तो इसमें चेंज होगी ना इसमें चेंज। जहां भी v से संबंधित बात आई वहां चेंज होना पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो v की कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। तो साहब इस v को मैं ऐसा कैसे रखूंगा? अब ऐसा का यही ओमेगा टी दूंगा तो एंगल किस पे आ जाएगा? उसी पे आ जाएगा। तो सब एक चीज को फिक्स करते हैं तो बहुत दिमाग लगा के फिक्स किया हुआ है, बहुत दिमाग लगा के, ऐसे थोड़ी कि बिना दिमाग लगाए फिक्स कर दिया। तो ये देखो सब, ये v फिक्स कर दिया, v0। ग्राफ तो शिखर में खींचेगा, बाकी तो सब वेरिएबल है। शिखर मान ही अधिकतम मान है, उसको फिक्स कह सकते हो आप, है ना। ये ओमेगा टी, है ना। अब बार बार घटक तो दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिखा देता हूं इस बार। और ये देखो y अक्ष पर घटक कितना हो गया इसका? v0 साइन ओमेगा टी, है ना। x अक्ष पर साइन कोस ओमेगा टी। तो ये तो वही। अब धारा का शिखर तो नीचे होगा। धारा कितनी पीछे? 90 पीछे। तो आप ये वोल्टा बता ही दी। अब धारा इससे 90 कला पीछे है, तो ये सब ठीक 90 डिग्री, ये देखो, है ना। ये देख लो आप, साफ दिख रहा है आपको कितना कोण है? 90 डिग्री। ये धारा का शिखर, ये I0। अब आप चाहो कि साहब इसका y अक्ष पर घटक देखें तो देख लो आप, y अक्ष पर घटक यही निकलेगा जो अपन ने यहां पर देखा है। ये I बराबर I0 साइन ओमेगा, वैसे वो माइनस में जा रहा है भाई, वो प्लस में इधर आएगा घटक। ये ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी होगा। अब ये कोस है ना, तो वहां कोस ही तो, और माइनस में अलग है। अभी जैसे देखो आप, ये की यही चीज आएगी, थोड़ा सा लाइटली, मतलब ज्यादा उसमें टेंशन मत लेना, है ना। ये की यही चीज आ जाएगी। देखो कैसे आएगी, मैं एक बार बता देता हूँ, हर चीज बार बार नहीं बताएंगे। ये 90 डिग्री, ये ओमेगा टी है ना। ये 90 डिग्री एंगल है टोटल, तो ये 90 माइनस ओमेगा हो गया, ये वाला नीचे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी हो जाएगा, है ना। अब इधर नीचे की तरफ देखो घटक, तो क्या आएगा? I0 कोस ओमेगा टी आएगा। ये किधर आएगा? माइनस वाई दिशा में। जबकि आपको घटक किधर लेना है? प्लस वाई दिशा में, तो उधर ले जाओगे तो कितना हो गया? माइनस I0 कोस ओमेगा टी, और माइनस I0 कोस ओमेगा टी यही आएगा, है ना। तो कहने का मतलब आप इतने लफड़े में तो मत पड़ो, आप तो बस धारा पीछे, मैं आपको देखो ये चेक उलझ जाओगे आप फालतू, है ना, इसलिए ये मिटा देता हूँ। आप तो बस ये ग्राफ इतना ही खींच दो, वोल्टा सर्वप्रथम बनाई दो, है ना, जैसे मैंने बना दी ना वोल्टा, तो वोल्टा ऐसे बना दीजिए। एक मिनट, मीटर नहीं रहा,
वोल्टा ऐसे बना दीजिए और वोल्टा बनाने के बाद आप बाकी को छोड़ दीजिए। धारा उससे 90 पीछे 90, ये बन गया सा। बस ये है कि पहले इसको वृत्त में बना रहे थे अपन, अब वृत्त में नहीं बना रहे, है ना। एक और ग्राफ इसका होगा, तीसरा, है ना। 3 ग्राफ सब में ना, सभी में ये 3 ग्राफ आने। तीसरा ग्राफ अब आएगा सब प्रतिघात व आवृत्ति के मध्य, है ना, आवृत्ति के मध्य, ठीक है ना। लिख ही दिया अपन ने, ये लिख रहा सामने, एक्सएल बराबर ओमेगा एल यानी 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल, अर्थात एक्सएल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा या एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है ना। इधर बनाया तो इधर स्पेस है तो मेरे पास, चलो यहां बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो थोड़ा सा सीधा सीधा स्केल ले ले अपन, है ना, तो अच्छा लगेगा। और तो क्या, कोशिश करते हैं। अब ये क्या है कि अपने पास इस बोर्ड पर, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति और ये एक्सएल। अब आप साफ देख रहे हो, एक्सएल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा या एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सएल का मान बढ़ेगा। तो साहब जो प्रेरणिक प्रतिघात है ये एक्सएल, ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। यानी अगर आप समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए अमेरिका में आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, अमेरिका में आवृत्ति 60 हर्ट्ज है, इंडिया में आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। चलो मैं यहां से तो आगे चले पर, चलो ये स्पेस है मेरे पास, तो इस स्पेस में मैं बात करने लगता हूं ना। अब जैसे सपोज 2 हेनरी की कुंडली है ना, ये 2 छोटे से एग्जाम्पल से इंडिया की बात करें। इंडिया में इस 2 हेनरी की कुंडली के कारण कितना प्रतिरोध होगा, तो 2 पाई। इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 है ना, और एल कितना 2, तो 50 दूनी 100 और 100 दूनी 200, तो सब इंडिया में 200 पाई। ये सब कुंडली कितना प्रतिरोध उत्पन्न करेगी, 200 पाई एल, पाई ओम। दोबारा देख लें एक बार, 2 हेनरी की हमने कोई कुंडली ली, है ना, किसी परिपथ में उसको अप्लाई किया, तो हमने देखा कि इंडिया में आवृत्ति 50 हर्ट्ज, तो हमने फॉर्मूला लगा दे कि भाई 2 हेनरी की कुंडली इंडिया में कितना प्रतिरोध उत्पन्न करती है, 2 पाई, एफ की जगह 50, एल की जगह 2 लिख दिया। अब ये तो होगी बात इंडिया की, है ना, इंडिया। अब बात करें अमेरिका की, है ना, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की आवृत्ति 60 हर्ट्ज है। अब देखा यही कुंडली अमेरिका में लें अपन काम में, 60 हर्ट्ज, 2 हेनरी की कुंडली है। अब मैंने 2 पाई, एफ का मान कितना रख दिया 60। अब देखो सब 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, है ना, यानी 240 पाई। एक ही कुंडली है, लेकिन अलग अलग देश में फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने के कारण उनके प्रतिरोध का मान अलग अलग है। इंडिया में उस कोयल का प्रतिरोध 200 पाई है और अमेरिका में उस कुंडली का प्रतिरोध 240 पाई है। यह है साफ समझने वाली शानदार बात कि कुंडली का प्रतिरोध यानी प्रेरणिक प्रतिघात वह आवृत्ति पर निर्भर करता है ना। ये एक समझने वाली बात है कि कुंडली हर जगह एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकती। अलग अलग देश में अगर आवृत्ति अलग अलग है, जैसे कहीं 50 है और कहीं 60, तो कुंडली के प्रतिरोध अलग अलग होते हैं। और ये भी साफ है कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा।
पहले 200 पाई था क्योंकि इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, अमेरिका में ज्यादा है तो प्रतिरोध भी बढ़ गया 240 पाई। ये सब कंप्लीट बात हो चुकी है। बस एक लास्ट बात मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे पास खत्म हो गया पेज, तो प्रेरकत्व टोटल हो गया। अब एक छोटी सी बात मैं लास्ट पेज पे ले लेता हूँ। फिर अब सब बात करें डीसी में। डीसी के लिए अगर आप डीसी की बात करें तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसलिए एक्सएल बराबर 2 पाई एफएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बट क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 है तो सब कुंडली डीसी के काम की नहीं है, क्योंकि कुंडली डीसी के मार्ग में कोई अवरोध पैदा करती नहीं। कितना प्रतिरोध है 0 है ना, तो कुंडली का डीसी में कोई उपयोग है ही नहीं। लेकिन अगर बात करें एसी के लिए, एसी में एफ कान नॉट बी इक्वल टू 0, इसलिए एक्सएल यानी 2 पाई एफ एल इज नॉट इक्वल टू 0। तो सब डीसी में कुंडली धारा के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करती, जबकि एसी में कुंडली धारा के मार्ग में निश्चित अवरोध उत्पन्न करती है। उसकी मात्रा निश्चित होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना, उसकी मात्रा निश्चित है। यूं नहीं है कि साहब कुछ भी, निश्चित प्रतिरोध अवरोध पैदा करती है। तो एसी में काम आएगी, उसको डीसी में क्यों लगाओगे आप? क्योंकि डीसी में उसकी कोई भूमिका है ही नहीं। डीसी में आप देख रहे हो कोई भूमिका आपको दिखाई नहीं देगी, है ना। तो कहने का मतलब, मैं आपको जब पिछला चैप्टर पढ़ा रहा था तो यही समझा रहा था बार बार कि कुंडली डीसी में काम नहीं करती, पर पढ़ाते किससे हैं? डीसी से पढ़ा। आपको पता है कि जब मैंने आपको स्वप्रेरकत्व समझाया तो स्वप्रेरकत्व समझाने के लिए मैंने यहाँ पर सेल लगाया। अब आप समझ सकते हो कि वहाँ मुझे ले दे के आपको क्या बनाना पड़ा, बेवकूफ। हालांकि मैंने बेवकूफ नहीं बनाया, मैंने आपको 2 ही समय इम्पैक्ट दिखाए, एक कुंजी के ऑन पर और एक कुंजी के ऑफ पर। तो ऑन ऑफ के समय मैंने आपको बताया इम्पैक्ट, या तो ऑन पर होगा या ऑफ पर। उस समय करैक्टर लगभग कैसे मान लिए जाते हैं, एसी। तो हम जब कुंडली पढ़ रहे थे तो वहाँ कुंडली में हमारे सामने यही दिक्कत आ रही थी। अब आप समझ गए होंगे कुंडली एसी में डीसी में तो काम ही नहीं कर रही है ना, तो वहाँ कैसे समझाते? फिर हमने वहाँ जो भी समझाया आपको वो स्विच ऑन ऑफ पे समझाया है ना। तो बच्चों ये 2 सर्किटों का एनालिसिस हो चुका है, 2 हुए भी, आप समझते जाएं, आगे और इजी होता जाएगा। आगे कठिन नहीं होगा, इजी होता जाएगा, है ना। बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।